हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा सा कैमरा सही नहीं चल रहा है, इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे साइंस की, उसी तरीके से साइंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसने भी ये साइंस की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, क्योंकि हम लोग 1200 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, और जिसने भी साइंस के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में आने वाले साइंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आप धुआं उड़ा के आएंगे। और अगर कहीं आपने इसके बाद यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, तो इतना तो मैं 100% श्योर होके कह सकता हूं कि आपने आज जो 5 बजे की जो क्लास हुई, मात्र 18 मिनट की वो क्लास थी। उस क्लास में मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जिसमें पिछले कई सालों का एनालिसिस था, और उस एनालिसिस के बेस पे मैं आपसे कह सकता हूं कि जिसने भी वो टॉपिक्स कवर कर लिए, बहुत ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा चीज जल्दी से तेजी से, जिसने भी वो टॉपिक्स कवर कर लिए, कहीं से भी आपके पास लूसेंट है, आप वहीं से कवर कर लो, मत पढ़ो कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अगर आपने वो टॉपिक लूसेंट से कवर कर लिए, उसके बाद जो ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं जिसमें पॉलिटी कवर हो चुकी है पूरी, अब हम लोग कर रहे हैं साइंस, और 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे साइंस में भी। ऐसे ही इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, फिर करेंगे ज्योग्राफी, फिर करेंगे इन्वायरमेंट, फिर करेंगे इकोनॉमी, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। जिसने भी लूसेंट पढ़ ली उन टॉपिक्स की, उसके बाद पीवाई लूसेंट, मैं लूसेंट इसलिए बोल रहा हूं, कोई और बुक आपके पास है आप वो पढ़ो, घटना चक्र है आप वो पढ़ो, आपका जो सोर्स है। इस समय सोर्स के पीछे परेशान मत हो ना, जो भी आपके पास है आप वो पढ़िए। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली, पीवाईक्यू लगा लिए मेरे साथ जो आप कर रहे हैं, और अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, बस ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये अकेले आपको एग्जाम पास करा सकती है। लेकिन मैं आपको ये दो चीजें और ऐड कर रहा हूं, और जिसने ये कर लिया, बचे हुए 35 दिनों में अभी भी समय है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने क्रैक किया है इतने कम समय में। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए खैर, इधर उधर की बात बहुत हो गई, अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करेंगे जो भी आज का हमारा सवाल है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस विजिबल कंप्लीटली है ना, विजिबल है। पढ़िए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन पे सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हमने पढ़ाया, बार बार बताया भी है, और विटामिन की एक क्लास मैं ऑलरेडी ले भी चुका हूं जब आरओ की क्लास पढ़ाई थी। तो इस सवाल पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको ये बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। जैसे विटामिन है, पेलाग्रा, स्कर्वी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कौन सा किसकी कमी की वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बेरी बेरी ये भी सही है हमारा, पेलाग्रा नियासिन ये भी सही है, स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायराडॉक्सिन की वजह से नहीं होता, थायमिन की कमी से बेरी बेरी देखने को मिलेगा, नियासिन की वजह से पेलाग्रा, स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपको देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पायरिडॉक्सिन की वजह से देखने को नहीं मिलता है, ये गलत है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आप बताइए फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है, आप ये कमेंट करके बताओ, चाहे जहां से देख के बताओ, ठीक है। होमवर्क, बच्चों में कूप रोग अधिक आम है किस मौसम में? तो ध्यान रखना, सर्दियों के मौसम में। क्लियर? देखो, बर्जर्स बीमारी है, बर्जर्स बीमारी है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिटेरस, ये सिर्फ आप नेम 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो या ना हो, लेकिन आप इसे 2 बार पढ़ लीजिए ताकि अगर दोबारा एग्जाम में आए तब गलत ना हो। बेगासोसिस किसकी अंतः श्वसन के कारण होता है? बेगासोसिस किसकी अंतः श्वसन के कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे, गन्ने की धूल के कारण होता है। तो ये चीज आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। और आज कमेंट में लिख के जाना मेरे साथियों, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, क्योंकि आपको पता है वहाँ जब मैंने कल आज सुबह 5, आज दोपहर 5, मतलब शाम 5 बजे वाली क्लास जब मैंने ली, तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि अभिषेक शर्मा सर हैं, अभिषेक सिंह सर हैं, शायद पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं याद, अभिषेक सर हैं, उनकी 21 कुछ रैंक आई। उनका एक मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बोला कि 14th रैंक थी, एग्जैक्ट मुझे रैंक नहीं याद आ रही, लेकिन ऐसी कुछ रैंक थी। तो उन्होंने इसमें बोला कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये लाइन मैंने आपके सामने आज 5 बजे वाली क्लास में बोली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मन से मेहनत करना बेटा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, विश्वास रखना इन पे, बहुत अच्छे सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। जो भी बाकी आप अपने नोट्स पढ़ते रहिए बस, यानी जो भी आपका सोर्स है आप वो पढ़ते रहिए बस, ठीक है। चलिए
अगला सवाल क्या है, सही सुमेलित करना है। इचमाइट, घरेलू मक्खी, मच्छर, बालू मक्खी, किसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो ऑब्वियस सी बात है 90% लोगों को 99% लोगों को पता होगा कि डेंगू किसकी वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है। अब ऐसे मिलान करना है, तो आप इधर ऑप्शन ही देखो। आप पहले ये ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो कहीं ज़्यादा इजी रहता है। तो मच्छर एक, तो अब देखो सी का 1 किस किस में है, सिर्फ ए और बी में है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी में से ही कोई आंसर होगा। मैं आपको एक और बता देता हूँ, इचमाइट से क्या होता है, आप देखोगे स्कैबीज रोग होता हुआ देखोगे, घरेलू मक्खी से मियादी बुखार होता हुआ देखोगे, और बालू मक्खी से काला आजार होता हुआ देखेंगे आप। ठीक है, यानी मक्खी से काला आजार रोग होता हुआ आप देखोगे, मक्खी से। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यानी ये आंसर है। तो एक बार इसे याद करना है प्लीज, इसे यहीं पे रिवाइज करो, इसे यहाँ पे याद करो। आप इचमाइट, जब यहाँ पे इचमाइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हो इचमाइट की वजह से स्कैबीज रोग होता हुआ दिखता है, मच्छर की वजह से डेंगू, घरेलू मक्खी की वजह से मियादी बुखार, और बालू मक्खी की वजह से काला आजार। और सिर्फ अगर मक्खी की वजह से पूछ ले तो आप काला आजार भी लगा, तब तो आप देखना कि वहां पे क्या काला आजार लिखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसा भी करके क्वेश्चंस आया है कई बार। तो अभी आगे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे भी। ठीक है, आज 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है वसा में वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ए सी डी ई के, बताने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन ए सी डी ई और के, और बी और बी विटामिन बी किस में घुलता है बताओ? और सी, तो ये सी तो बेटा यहां से हटा दो तुम। ठीक है, ए डी ई के, क्लियर? चलें आगे। चलो, कह रहे हैं प्लेसेंटा को अनुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब जब माँ के पेट से बच्चा निकल आता है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा, कल मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में बताया था, तो अगर वो 30 मिनट तक बाहर नहीं आता तो उसको अनुरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरक्षित। ठीक है, ये प्लेसेंटा की वजह से ही, प्लेसेंटा से ही माँ और बेटा कनेक्ट रहता है। इस प्लेसेंटा की वजह से ही माँ अपने बेटे से कनेक्ट रहती है, और माँ के शरीर से जो पोषक तत्व होते हैं वो बेटे तक पहुंचाए जाते हैं, और बेटे के शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे जो उसकी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, वो उससे निकाल के माँ की बॉडी से ब्लड के थ्रू माँ की बॉडी में पहुंचाए जाते हैं, फिर वो माँ की बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। चलो, फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन डीएनए वायरस नहीं है? इनमें से कौन डीएनए वायरस नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सा डीएनए वायरस नहीं है, तो इसका आंसर क्या बताओगे? इसका आंसर है कोरोना वायरस एक डीएनए वायरस नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बूट के आकार का हृदय, हार्ट, किस बीमारी में दिखाई देता है? तो इसका ध्यान रखना, फैलोट का टेट्रोलॉजी, फैलोट का टेट्रोलॉजी बोलते हैं इसको। तो एटलीस्ट रिवाइज ही कर लीजिएगा इसे एक बार, कोई दिक्कत तो है नहीं। पीडीएफ आपके पास, आज मैं भी क्लास के एंड होते ही ये पीडीएफ पहुंचवा दूंगा आप तक, तो एटलीस्ट रिवाइज ही कर लीजिएगा, है ना? चलिए आगे चलें, फैलोट का टेट्रोलॉजी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जल के शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे हारोंग उपकरण एक होता है, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन करते हैं। चलें नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखो मिलान करना है तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाए तो आप मिलान कर ले जाओगे, वैसे कॉमन सेंस से भी करोगे तो कर पाओगे। जीका वायरस से जीका होता हुआ देखोगे आप, पोलियो वायरस से पोलियो मलाइटिस होता हुआ देखोगे, और रेबडी वायरस से रेबीज होता हुआ देखोगे, और वेरिसोला जोस्टर से आप क्या देखते हो? चिकन पॉक्स होता हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इजिली तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। चलें आगे, एक बार याद करना चाहो तो याद कर लो, एक मिनट समय ले लो। वेरिसोला जोस्टर से क्या होता हुआ देखोगे आप? चिकन पॉक्स। रेबडी वायरस से रेबीज, पोलियो वायरस से पोलियो मलाइटिस, जीका वायरस से जीका। चलें आगे, चलो। कह रहा है सही सुमेलित करना है कि डॉट्स, जननी सुरक्षा योजना, पोलियो वायरस, आईसीडीएस। आईसीडीएस का मतलब है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखो क्या कहता है, सवाल पढ़ लेते हैं। डॉट्स, आप देखोगे डॉट्स जो है, सारे ऑप्शन दिखाने हैं, चलो देख लो ऐसे अभी। ठीक है, विजिबल क्लियरली। चलो आप देखो डॉट्स, डॉट्स का आप देखोगे ज्यादातर यूज होता हुआ आप देखते हो तपेदिक के इलाज में। ठीक है, और जननी सुरक्षा योजना का मतलब ये है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। और पोलियो वायरस का लिए है 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। और आईसीडीएस का मतलब है बच्चों को पूरक पोषण आहार देना। क्लियर? तो यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये हो गया आंसर। चलें आगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए इसे, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में कि बताया नहीं, तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने कहा था थोड़ा तेजी से लेंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। 100 तो कर ही लें यार, कम से कम 1 घंटे में। कल कितने टाइम लगा था? कल आई थिंक 1.5 घंटे की क्लास थी और हम लोगों ने 100 किए थे। आज 1 घंटे में 100 करने का प्रयास करते हैं। 1 घंटे में 100 कर लेंगे, बहुत है। ठीक है, आईसीडीएस, बच्चों को पूरक पोषण आहार देना। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? फाइलेरिया का कारण क्या है? तो फाइलेरिया का कारण होता है दुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी। प्लीज रिवाइज, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसे रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइलेरिया का कारण क्या है? तो दुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी, दुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी। चलें नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? एक छोटी तेल ग्रंथि के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, आंख में बनी छोटी गांठ को कहते हैं चैलाजियन, चैलाजियन, चैलाजियन। ठीक है, ये क्लियर। चलें आगे। शिशु में धसा हुआ फॉन्टेल, फॉन्टेल का मतलब होता है संवेदनशील अंग बोल सकते हो, या कोमल अंग बोल सकते हो, ऐसा करके, बहुत नरम अंग बोल सकते हो, ऐसा करके। इसका चिन्ह क्या है? फॉन्टेल में किसका चिन्ह है? धसा हुआ फॉन्टेल किसका चिन्ह है? तो धसा हुआ आप देखोगे डिहाइड्रेशन की वजह से ही आप शिशुओं में फॉन्टेल देखते हो। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में बायो में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे रिवाइज करिएगा आप। एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है किसके लिए? तो एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है शुक्राणुओं की गतिशीलता जब कम होती है तो उसे बोला जाता है। ठीक है, अब से वन स्टेटमेंट में नहीं पूछ रहा, देख ली है तो 4 ऑप्शन ही आपके सामने। तो वही चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, आप जब पढ़ोगे तो अनुपस्थिति था कि कमी था, क्या था क्या था क्या था, ऐसे गलत होता है फिर एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं। फिर राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है, राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शरीर का कड़ा हो जाना। ठीक है, इसकी वजह क्या है? शरीर का कड़ा हो जाना। और विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है? तो विटामिन ए की कमी का जो प्रारंभिक लक्षण है, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा, इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है ए, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट बहुत, लेकिन देखो ए आंसर है, आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निक्टोलोपिया भी है, इसके बाद ये होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? निक्टोलोपिया के बाद ये होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप चलो ए मानो, ए दिया हुआ है तो ए मान लो, कंजक्टाइवा का सुस्कोमा। ठीक है, चले चलें चलें आगे। चलो 15 सवाल हो गए हैं, 16 नंबर सवाल पे आते हैं। पूरा प्रयास है आज 1 घंटे में 100 करेंगे, इसलिए तेजी से। जिसने भी कमेंट किया मैं यही मानूंगा बहुत स्लो है बेटा, आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 घंटे में अगर 100 क्वेश्चन हमने नहीं किए तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज हो जाएगी, मैं 1 घंटे आपसे बातें करूं, फिर सवाल कितने हो पाए? 60। कोई मकसद नहीं है फिर इन चीजों का, थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा ना। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना। फिर आप कहते हो बहुत तेज कोई पढ़ा दिया सर आपने। बैठो यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ आप जो क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो ना, जो क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो, आप सीधे नोट्स में ऐड करते चलो, बस आपके जो नोट्स बनते जाने, चलो यही आपके नोट्स हैं। आप इसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लो जाके, बस यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि चक्रत नहीं होती, यकृत होती है, सभी को पता है ना। चलें आगे। अब बताओ, आंख का, कान का, नाक का, गले का रोग बताना है आपको। आंख में क्या होता हुआ देखते हो आप? मोतियाबिंद होता हुआ देखोगे। कान में कर्ण प्रदाह होता हुआ देखो, हिंदी से हिंदी कनेक्ट कर दो आप, नाक से नासिका, गला से टासिलाइटिस। क्लियर? आप सिर्फ कनेक्ट कर दो, आंख का मोतियाबिंद सभी को पता होता है, इस ये किसको नहीं पता होता? सभी को पता होता है ना।
ये चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आंख का मोतिया बंद, कान का कर्ण प्रदात, कान कर्ण कान कर्ण लिंक हो रहा है, नाक नास नाक नाक नास नासा गुहिका प्रदा, देखो आसानी से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और गला टॉसिलाइटिस, टॉसिलाइटिस क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलें आगे। आओ, कौन एमआरएनए वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? एमआरएनए वैक्सीन कौन सी है? तो ध्यान रखना इसमें से सिनोवोक, नोवावैक्स, मॉडर्ना, स्पुतनिक में जो एमआरएनए जो वैक्सीन है वो है मॉडर्ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीमेटिक्स दी जाती है किसके लिए? इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो इसे रिवाइज ही कर लो आप, बहुत है कम से कम। ठीक है, एंटीमेटिक्स, ये सारे पीवाईक्यू हैं। जी हाँ, ये सारे आयोग ने पूछे हैं बेटा जी, ये सारे आयोग ने पूछे हैं। एंटीमेटिक्स दी जाती है किसको? उल्टी कम करने के लिए। क्लियर? चलो देखो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मैं इस पे पता क्या करूं, जो यहां पे मैं 1200 प्लस पीवाईक्यू साइंस के करा रहा हूं, आप ये क्लास कर लो। ठीक है, फिर क्लास में जो क्वेश्चंस गलत हो, रॉन्ग क्वेश्चंस के बना लो आप नोट्स, उन्हें कर लो आप रिवाइज। यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा लो, एग्जाम में बहुत सारे सवाल आप ऐसे सही करके आ जाओगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे सवाल आप सही करके आओगे, लेकिन करना बहुत चैलेंजिंग है ना, अपने आप में कर ही नहीं पाओगे। आपका नोट्स बनाने में मन नहीं लगेगा, क्लास देखने में मन नहीं लगेगा, रिवीजन और टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात। ग्रेवस रोग होता है किसकी वजह से? तो ग्रेवस रोग आप देखोगे होता है हाइपर थायराइडिज्म, थायराइडिज्म। ठीक है, तो हाइपर थायराइडिज्म। चलो आगे चलें, कह रहा है दुर्विकसन सीलिया पेटिचिया निक्टोलोपिया कौन से रोग है? तो निक्टोलोपिया तो बेटा आंख से संबंधित है, रतौंधी ये रोग होता है। ठीक है, अब मुझे जैसे एक पता था केवल, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर फिट हो गया कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, सी और डी में से ही कोई एक आंसर है। अब मुझे अगर कोई एक पता लग जाए तो मैं टिक कर ले जाऊंगा, कोई एक पता लग जाए केवल। तो ध्यान रखना इसमें जो दुर्विकसन रोग है ये है असामान्य ऊतक का बढ़ना। क्लियर? और सीलियक रोग है आंतों में कुपोषण सिंड्रोम, और पेटिचिया का मतलब होता है त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट। ठीक है, त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट। तो इसका मतलब आंसर हमारा सी इज करेक्ट, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, तो इसे याद करो, अगर आपसे नहीं हो रहा था तो इसे याद करो और इसे नोट्स में ऐड करो। ठीक है, दुर्विकसन असामान्य ऊतक का बढ़ना, सीलियक रोग आंतों में कुपोषण सिंड्रोम, पेटिचिया का मतलब होता है त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट, और निक्टोलोपिया का मतलब रतौंधी। चलो, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होता है? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला पे पूछा है, ध्यान रखना, तो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, कौन सा कीट नहीं है? तो इनमें से मकड़ी, तितली, तिलचट्टा, मच्छर में मकड़ी कीट नहीं है, ध्यान रखना, मकड़ी कीट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? गैर सेल्यूलोस रेशे का उदाहरण कौन सा है? जूट है कि रेयान है कि नायलॉन है कि लिनन है? तो ध्यान रखना इसमें से नायलॉन जो है वो गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट सवाल पे, कौन सा मृदा रक्षण कारक नहीं पूछा है? पहली बात तो ये वर्ड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली चीज तो है ना। तो कौन सा मृदा रक्षण का कारक नहीं है? तो इसमें से जो मृदा रक्षण का कारक नहीं है वो है मरुस्थलीकरण। भाई वायु मृदा रक्षण का कारक है, जल भी है, वन का उन्मूलन भी कहीं ना कहीं आता है। तो देखो अब मरुस्थलीकरण मृदा रक्षण का कारक नहीं है। रॉकेट के सिद्धांत पे काम कर सकता है, करता है। तो रिपीट सवाल देख रहे हो कैसे रिपीट होते हैं, अभी तो 127 पे हो, रिपीटेड सवाल दिखने लगे आपको। संवेग संरक्षण कल ही किया है। गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का कारण क्या है? जिसको तेज लग रहा है छोड़ के जा सकता है। मैं मुझे पता है मैं थोड़ा हार्श स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, लेकिन बेटा मेहनत तो तेजी से करनी पड़ेगी, मन से बैठो। गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का कारण क्या है? तो गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर जो होता है वो होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया? WHO द्वारा कोविड के यूके संस्करण को क्या नाम दिया गया था? तो यूके संस्करण को नाम दिया गया था अल्फा। रंगीन जूसों के लिए कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? रंगीन जूसों के लिए कौन से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना रंगीन जूसों के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट।
ठीक है, किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम, अब देखो मैं टाइमर ऑन करके भी करवा सकता हूं, समय कम है ना। रंगीन जोशों के लिए आपको तेजी से सोचना है, रंगीन जोशों के लिए कौन से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। मैं 2-3 बार तो सवाल ही बोल देता हूं। गन्ने के तने का घसैला रोग होता है किसके द्वारा? जो गन्ने, ऐसे सवाल है, गन्ने के तने में एक रोग होता है, गन्ने के तने में एक रोग होता है, वो रोग होता है घसैला। तो ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहली बात तो बेटा यही ध्यान कर लो, गन्ने में एक रोग होता है जिसका नाम है घसैला रोग। तो बेटा यही ध्यान कर लो, यही बहुत है अपने लिए तो, है ना। तो गन्ने के तने का घसैला रोग किसकी वजह से होता है? तो इस गन्ने में जो घसैला रोग होता है वो होता है जीवाणुओं की वजह से। चलें आगे, आओ। बोल्टिंग फसल, इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। बोल्टिंग फसल किससे संबंधित है? तो जो बोल्टिंग फसल है वो संबंधित है सरसों से। तो बेटा यही ध्यान कर लो, बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, बस चुपचाप बोल्टिंग सरसों, बोल्टिंग सरसों, बोल्टिंग सरसों। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि चारकोल सरण गन्ना कि काली गिरोई जौ, पत्ती का जीवाणु झुलसा धान, बंधता अरहर, ये सारे सही हैं। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब बहुत डीप में थोड़ा सा इसको हम लेके पहुंचते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करना चाहता, इसका थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो शायद अभी जल्दी से एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, लेकिन इट इज माई प्रॉमिस कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अलग से, क्योंकि साइंस की एक मैराथन तो लूंगा ही मैं, डोंट वरी। क्योंकि टॉपिक जैसे पॉलिटी के सारे हुए थे वैसे ही उसकी भी कराएंगे हम, तो वहां पे उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है अपने को कि जो गन्ना है ये, इस पे ये रोग देखने को नहीं मिलेगा आपको। गन्ने पे चारकोल सड़न का रोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो गन्ने में जैसे अभी आपने देखा कौन सा रोग होता है? घसैला रोग। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कम से कम, ठीक है। लेकिन चारकोल सड़न कहीं ना कहीं देखने को मिलती जरूर है, बहुत, मतलब ये नहीं मान सकते कि एकदम इसी से संबंधित है पूरी तरीके से, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। 134 नंबर से न्यूट्रोपोनिक्स क्या है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रोपोनिक्स क्या है? क्या मृदा में खेती है? नहीं, न्यूट्रोपोनिक्स का मतलब होता है पानी में खेती। ठीक है, रोगिंग क्रिया की जाती है किसमें? रोगिंग क्रिया की जाती है वांछित किस्म के पौधों में अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। कौन सा सही नहीं है? आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी। तो होमवर्क के फॉर्म में मैं सवाल दूंगा आपको, इसमें से ध्यान रखना, आलू में आप पिछेली झुलसा रोग देखोगे, टमाटर में अगेती झुलसा रोग देखोगे, भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग देखोगे, बैंगन में लाल सड़न रोग नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग, यही सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप होमवर्क में बताओ कि होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट करके बताएंगे ढूंढ के कि बैंगन में रोग कौन सा होता है फिर। ठीक है, चलें आगे। चलो अब आगे चलते हैं। गैलोरिया मेलोन कह रहा है, गैलोरिया मेलोनन, मेलोनेल, गैलोरिया मेलोनेन, गैलोरिया मेलोनेल, नाम ही बोल लो एक दोबारा। गैलोरिया मेलोनेल एक नासी कीट है। कौन सा नासी कीट है पता है आपको? तो ध्यान रखना, ये मधुमक्खी नासी कीट है। ठीक है, फिर एक साइड आपको अंगूर, केला, चाय, स्ट्रॉबेरी, उनके प्रसार की विधि दी गई है। लो पूरा सवाल देख लो अभी। ठीक है, 3 ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं, चलो करो, चलिए करिए। ठीक है, करो। तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, अंगूर में आप अक्सर देखोगे हार्डवुड कटिंग। ठीक है, केले में आप देखोगे स्वार्ड सकर। ठीक है, चाय में देखोगे सॉफ्ट वुड कटिंग, और स्ट्रॉबेरी में देखते हो आप हरकारा। ये चीज अब आपको याद करनी है। ठीक है, ये क्या करनी है? याद। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ये आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अंगूर हार्डवुड कटिंग, बोल लीजिए एक बार, आंख बंद करिए, बोलिए अंगूर की जो प्रसार विधि है वो है हार्डवुड कटिंग। ठीक है, और जो केले की प्रसार विधि है वो है स्वार्ड सकर। केले की प्रसार विधि क्या है? स्वार्ड सकर। और चाय की क्या है? सॉफ्ट वुड कटिंग। और स्ट्रॉबेरी की क्या है? हरकारा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये संकर ओज में वृद्धि करता है। ठीक है,
कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? खरीफ मौसम का खरपतवार इनमें से कौन सा नहीं पूछा है? ध्यान रखना, चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम नहीं है। ठीक है, चलें आगे। आओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल हमारा? एक साइड रोग दिए हैं, एक साइड उनका उपचार दिया गया है। तो चलिए सारे ऑप्शंस भी आपको दिखा देते हैं, अभी सारे ऑप्शंस क्लियरली विजिबल भी हैं। चलिए करिए। हाँ चलो, एक साइड रोग है, एक साइड उपचार। तो ध्यान रखेंगे, गेहूं में कौन सा होता है? गेहूं में आप देखोगे, गेहूं में जो अनावृत कंडुआ है उसके लिए वीटावैक्स होता है। ठीक है, जो आपका मटर का चूंडी आसिता है उसके लिए सल्फेक्स का यूज है। सब्जियों में आर्द्र प्रतन के लिए हम मृदा का सौरकरण करते हैं, और खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट का। क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ये रोग दिए हैं अगर इस साइड, तो इनका उपचार भी मिलान हो गया आपका। तो प्लीज इसे रिवाइज करेंगे आप लोग, बोलिए क्या रिवाइज करेंगे आप लोग? बिल्कुल अच्छे से करना है, मन से करना है। ठीक है, गेहूं का अनावृत कंडुआ वीटावैक्स, मटर का चूंडी आसिता सल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन मृदा का सौरकरण, खैरा रोग जिंक सल्फेट। चलो, एटिक का घटक कौन सा है? तो NATP है। फिर उसके बाद लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? वायु परत बनाने, वायु परत बनाओगे तो लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन होगा। कह रहा है एक साइड आपको शब्द दिए गए हैं, एक साइड उनके वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। चलो बताओ, मतलब सिद्धांत है, वैज्ञानिकों के नाम है। चलो बताओ, एक साइड सिद्धांत दिए गए हैं, एक साइड वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। एक साइड सिद्धांत है, एक साइड वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। चलिए करिए। मैं अगर आपसे पूछूं आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेटसन और डब्ल्यू ने, बिल्कुल सही है। विरासत का सिद्धांत किसने दिया था? जी मेंडल ने। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे बेरीज ने। और क्रोमोसोम में जीन है, इसका किसने बताया था? मोर्गन ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इसे। आनुवांशिकी बेटसन डब्ल्यू, विरासत के सिद्धांत जी मेंडल, उत्परिवर्तन का ह्यूगो डे वरीज, और क्रोमोसोम में जीन मोर्गन। ठीक है, चलो ये C4 है यहाँ पे, शायद सी मक्का C4 पौधा है। क्रंजेनाटॉमी में C4 पौधे में पाई जाती है। क्रंजेनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है। पौधों में प्रकाश, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। इनमें से कौन सा सही है? अगर ये C4 है तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अच्छा, ये क्वेश्चन में C4 है कि C2 है कि C3 है, अब यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैं C4 मान लूँ तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा D। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। चलो चलो ये सवाल करते हैं। फफूदी वंश एक साइड फलन का है। चलो ये करो, पूरे सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। एक साइड फफूंदी वंश दिया गया है, एक साइड फलन का है दिया है। ठीक है, देखो फफूंदी वंश है एक साइड फलन का है, मिलान करो। अरे लो, फफूंदी वंश ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो फ्यूजेरियम स्पीशीज स्पेरोडोकियम से संबंधित है। ये एसरवुलस से संबंधित, ये संबंधित है एपोथीसिया, और ये पिक्नीडियम। ठीक है, फ्यूजोरियम जो स्पीसीज है वो संबंधित है स्पेरोडोकियम से। कोलेक्टोट्राइकम स्पीसीज जो है वो संबंधित है एसरविलोस से। और स्केलोरोटीनिया स्पीसीज जो संबंधित है वो एपोथीसिया से है। और फोमा स्पीसीज जो संबंधित है वो पिक्नीडियम से संबंधित है। चलें, इसकी वजह से आंसर का जब पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, चौथा तीसरा इसी में दिखाई दे रहा है। सवाल है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पूछा है, ध्यान रखना। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कैल्शियम, माल्बिडेनम, जिंक, आयरन। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम। फ्लेमोफोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो फ्लेम फोटोमीटर का यूज जो करते हैं वो हम करते हैं पोटेशियम के निर्धारण में। किसके निर्धारण में? पोटेशियम के निर्धारण में। कौन सा सही नहीं पूछा है? घरेलू मक्खी, फल मक्खी। देखो
ये जो है यही गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने मक्खी का बताया था, काला अजार भी आप देख सकते हो, डिप्टेरा भी आप लिख सकते हो, लेकिन कोलियोप्टेरा नहीं होता है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आंसर हो जाएगा। तो सरसों की आरा मक्खी, अब उसका गण कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। और ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा। ठीक है चलो। फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, कौन से फल की त्वचा के नीचे? कौन सी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है फल मक्खी? तो टमाटर, क्योंकि इसकी जो ऊपर की त्वचा होती है वो मुलायम होती है, इस वजह से। अनाक्सी श्वसन को कहते हैं क्या? अनाक्सी श्वसन जो है उसे क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है? अनऑक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अनाक्सी श्वसन को कहा जाता है अंतः आणविक श्वसन। ध्यान रखेंगे, अनाक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है? अंतः आणविक श्वसन। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की अगर नीड है तो चलिए, देखो एक बच्चे का अभी मेरे पास मैसेज आया है, सामने मैं बैठा हूँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैसेज आ रहा है, कह रहा सर एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा कर दो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज बेटा कैसे करेंगे? कई बार सवाल एकदम वन लाइनर होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को डेवलप रखो बस। चलिए आपने बोला है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलिए कल की क्लास से आप आइए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित रहेंगे आपके साथ। आज कर लीजिए। मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को ऑर्डर में रखा गया। किस ऑर्डर में रखा गया? मृदा का जब वर्गीकरण हुआ उसमें जो मध्यम काली मृदा थी उसको कौन से ऑर्डर में रखा गया? तो ध्यान रखेंगे, उसको ऑर्डर में रखा गया था ऑक्सीसॉल्स में। ठीक है चलो। निम्न चूनायुक्त पदार्थों में अधिकतम क्या होता है? अच्छा सॉरी सवाल देखो क्या लिखा है। निम्न चूनायुक्त पदार्थों में अधिकतम उदासीन मान किसका होता है? तो अधिकतम उदासीन मान जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल आया है। राइसीनेस एक शारीरिक विचार है किसका? तो ध्यान रखना फूल गोभी का है। इसका है फूल गोभी का। ये भी रिपीटेड सवाल है, दोबारा पूछा गया है। ठीक है, राइसीनेस किसका शारीरिक विकार है? तो फूल गोभी का। चलो, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज और सत्यन बीज, सत्य अंकन बीज। तो ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूंगा इस सवाल में, तो इस सवाल जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हो, प्रजनक बीज का रंग सुनहरा पीला होता है, सही है। आधार बीज का रंग सफेद होता है, ये भी सही है। प्रमाणित बीज का रंग बैंगनी नहीं होता है, ये गलत है। सत्य अंकन का बीज नीला नहीं होता, ये भी गलत है। तो होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी सर्च करेंगे, चाहे जैसे करें, नोट्स देखें आप, चाहे गूगल करें, ये आपको होमवर्क है। आप एक्टिव होते हो तो मुझे बेटर लगता है, क्योंकि आपको एक्टिव करना मेरे लिए कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप मुझे बताएंगे प्रमाणित बीज का कलर, कमेंट में बताइए प्लीज़, इसको कमेंट करिए। चलिए मैं देखूंगा किसने किया है, इसमें कमेंट करिए। प्रमाणित बीज का कलर बताइए और सत्य अंकन बीज का कलर बताइए। देखो अगर आपसे ये कह रहे हो कि मैं ही बता दूं तो बेटा इतना कर लो एक बार जरा, आपको भी याद रहेगा थोड़े समय के लिए। करो चलो, प्रमाणित बीज का कलर बताइए और सत्य अंकन बीज का कलर बताइए। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? इसके में पहला और दूसरा सही है। एक साइड आपको देखो फसल दी गई है, एक साइड उनके नाम के अकॉर्डिंग बताना है। तो चलो, सूचक फसल, साइलेज फसल, एवेन्यू फसल और वेयर फसल। चलिए बताइए। तो ध्यान रखना, जो सूचक फसल है वो सूरजमुखी से संबंधित है, जो साइलेज फसल है वो बरसीन से संबंधित है, एवेन्यू फसल अरहर से संबंधित है और वेयर फसल आलू से संबंधित। क्लियर? क्लियर यहां तक कोई डाउट आपको? प्लीज इसे रिवाइज करेंगे, इसे करेंगे रिवाइज आप लोग, और इसे याद भी करना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सवाल में। हाँ, PYQ है और कई बार इस तरीके के सवाल आए हैं। कई बार आपसे सिर्फ और सिर्फ सूचक फसल पूछेगा, ऐसे कि सूचक फसल निम्न में से किससे संबंधित है, और नीचे 3-4 नाम दिए रहेंगे, बरसीन, सूरजमुखी, अरहर, आलू। तो क्या टिक करोगे? सूरजमुखी टिक करके आगे बढ़ना है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा तैयार रखो, थोड़ा बहुत इस तरीके से अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 4, 2 1 3 4 बी आंसर। चलो, निम्न सही मिलान करना है, अंडा, दूध, मांस, ऊन। चलो बताओ, उत्पाद है एक साइड, किस उत्पाद में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? चलो बताओ। 157 नंबर सवाल पे हैं हम लोग, वेरी गुड। एक साइड उत्पाद दिए गए हैं आपको और एक साइड उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलिए करिए, अच्छे से लगाइए इसको। तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन कर दिए। चलो अभी ठीक है। अरे दिखता नहीं क्या आपको? लो,
चलो अभी देखो नीचे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, चलिए करिए। तो मैं बता देता हूँ, अंडे में क्या पाया जाता है? एल्बुमिन। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। मांस में आप देखोगे पाया जाता है मायोसिन, और ऊन में केरोटीन। चलें आगे। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है उसमें, ठीक है, दूध में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी इज करेक्ट अपना। किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो सल्फेट, पोटेशियम, सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम। तो ध्यान रखना ये अमोनियम सल्फेट में गंधक सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर अगला सवाल कह रहा है 159 क्वेश्चन है, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें मोल्बिडेनम तत्व पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है? पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है? कौन सी उपयुक्त नहीं पूछा है, ध्यान रखना, उपयुक्त नहीं पूछा है। तो पुनरावर्ती वर्ण, ठीक है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से संबंधित है, ठीक है। चलें आगे। मशीनों में प्रयुक्त विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थों में क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए उच्च पारगम्यता और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व। ये सी ऑप्शन करेक्ट। मशीनों में प्रयुक्त जो विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थ हैं, विद्युत नियंत्रित चुंबकीय जो पदार्थ हैं, उनमें क्या होना चाहिए? उनमें उच्च पारगम्यता होनी चाहिए और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व होना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, नीचे है क्या कोई? हाँ, जेनल डायोड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो जेनल डायोड का जो यूज होता है, जेनल डायोड का, इसका यूज वोल्टता नियामक की तरह होता है, वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रिप स्टील का अर्थ क्या है? तो ट्रिप स्टील का अर्थ परिवर्तन प्रेरित सरंध्रता, परिवर्तन प्रेरित सुनम्यता, परिवर्तन प्रेरित परललाइट, परिवर्तन प्रेरित गुण। तो ट्रिप स्टील का जो अर्थ है वो है परिवर्तन प्रेरित सुनम्यता। प्रतिरोधी स्वीविंग सामान्यता प्रयोग होता है किसमें? तो वो प्रयोग होता है वायु ब्लास्ट सर्किट में। अगला सवाल, जब तापमान संक्रमण तापमान से अधिक हो जाता है तब एक लौह चुंबकीय पदार्थ किनके समान हो जाता है? तब एक लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ की तरह हो जाता है, ठीक। सिरामिक्स में बंधन है, सिरामिक्स जो होता है, सिरेमिक जो होते हैं, उनमें कैसा बंधन पाया जाता है? उनमें सहसंयोजक बंधक पाया जाता है। दोलन में ऋणात्मक प्रतिरोध शामिल किया जाता है, क्यों? क्योंकि निरंतर दोलन होता रहे, क्योंकि निरंतर दोलन होता रहे। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? आगे चलें, चलो। साधारणतया वाहक विद्युत धारा सुरक्षित पद्धति प्रयोग की जाती है, इसमें साधारण वाहक विद्युत धारा सुरक्षा पद्धति, साधारणतया वाहक विद्युत धारा सुरक्षा पद्धति प्रयोग की जाती है किसमें? तो ध्यान रखेंगे उच्च वोल्टता वाली पारेषण लाइन में। एक जो सितार होता है उसमें किस प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं? तो इस सितार में जो ध्वनियां निकलती हैं वो होती हैं अप्रगामी और अनुप्रस्थ। दो एक जैसे बल्ब हैं, उनको कैसे जोड़ें कि ज्यादा रोशनी मिले? तो समांतर क्रम में जोड़ दो। किस क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में। मकड़ियों द्वारा जो रेशम निकलता है उसे क्या कहते हैं? मकड़ियों से जो रेशम हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मकड़ियों से हमें रेशम प्राप्त होता है उसे कहते हैं गोसामर रेशम। उसे क्या कहते हैं? गोसामर रेशम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा सही पूछा है? चुकंदर, शहद, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, सही है। कपास में सेलुलोज सही है। शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज सही है। चुकंदर में चीनी सही है। सभी सही है, इसमें कहीं से 1 2 3 4 है, बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सवाल है? 173 डी सही हो गया। चलो आगे चलें। 1 बाइट 8 बिट सही है। 1 किलोबाइट 1 24 बाइट सही है। 1
टेराबाइट है, किलोबाइट गलत है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट सही है, मेगाबाइट होता है यहाँ पे। ठीक है, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, ध्यान रखेंगे। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्लियर, पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं शायद ओपन करके रखा हूं इसे, मैंने हटाता अगले सवाल पे आता डायरेक्ट। सही है, 174 सी आंसर हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। मनुष्य का मतलब कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो जो मनुष्य की जो आंख है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती, यही बेटा सही नहीं है। कैसे सही हो जाएगी, लाल रंग बहुत अधिक सुग्राही होता है, नहीं गलत है। 175 का बी आंसर सही है। ठीक है, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। यानी अपना सही नहीं पूछा तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, 10 दिनों से अधिक तक उपवास कर लोगे तो लीवर पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर 10 दिनों से ज्यादा आप व्रत रहे, फास्ट रहे या उपवास रहे तो लीवर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो लीवर पे जो इंपैक्ट पड़ता है वो है लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। इस प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक। ये सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है हमको, तो ये सबसे ज्यादा मिलता है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थों से, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थों से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है, तो फिनाल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण है, फिनाल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। इनमें से किससे हमें एमिनो अम्ल सबसे अच्छा मिलेगा, सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो इसमें से जो है वो है अंडे से हमें सबसे अच्छे से एमिनो एसिड मिलता है। 180 सवाल पे है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। चलो बताओ, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। चलिए बताइए, तो मैं बताता हूं, इसमें आंसर जो होगा वो होगा सल्फर। सल्फर ऐसा है जो सरसों में तेल की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत किसका प्रतिपादन है, बताओ। मोनोक्लाइमेक्स ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह प्रतिपादित किया गया F.E. क्लेमेंट्स। F.E. क्लेमेंट्स। एट्रोजीन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट, एलाक्लोर कौन सा खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है। तो एट्रोजिन भी होता है, ब्यूटाक्लोर भी होता है, पैराक्वाट भी होता है, एलाक्लोर भी होता है। क्या चारों कोई है ऑप्शन में, उपरोक्त सभी डी आंसर इज करेक्ट हमारा। तो ध्यान रखेंगे ये चारों नेम, पहली बात तो आप ध्यान रखिए, कई बार सिर्फ इनमें से एक नाम आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा, है ना। मान लीजिए आपसे कहीं एक नाम पूछ लिया सिर्फ, तो क्या करोगे आप, इसलिए तैयार रहना है, ये सारे नाम याद रखने, रिवाइज कर देंगे, याद रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन। कौन सा सही नहीं पूछा है, सिरका में, इस रिपीट सवाल, रिपीटेड सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देख लो। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सही है। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सही है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सही है। दूध में नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, ये तो गलत है। किया तो था, लैक्टोज एसिड होता है, बताया था। रिपीटेड सवाल। सौर ऊर्जा पैदा होती है, कल ही बताया, देखो रिपीट हो गया, परमाणु संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा आती है परमाणु संलयन द्वारा, विखंडन से नहीं आती। नीली क्रांति किससे संबंधित है, लो रिपीट, रिपीटेड क्वेश्चन। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ठीक है, चलो। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, तो ध्यान रखेंगे खरबूजा। खरबूजा कैसी है, लवण सहिष्णु है। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए। संलयन की प्रतिक्रिया, है ना। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का जो मात्रक है
शक्ति का जो मात्रक है वो है वॉट। ठीक है, चलें, कार्य का मात्रक क्या है? देखो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन? तो कार्य का मात्रक सभी को पता है, जूल होता है? चलें आगे, आओ, कोई दिक्कत नहीं। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? चलो बताओ, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है खगोलीय दूरी का। चलो, एक साइड भौतिक राशियां दी गई हैं, एक साइड उनकी इकाई दी गई है। चलो बताओ, एक साइड भौतिक राशियां दी गई हैं, एक साइड उनकी इकाई दी गई है। ऑप्शंस देखने, देख लो। अरे ये क्या हुआ? गलत बात है यार ये। यार बेटा एक मिनट रुकना ना, एक सेकंड रुकिए, सही करना पड़ेगा, इसे सही करना पड़ेगा यार, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अभी आई थिंक ठीक है ना? दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है? चलो ऑप्शन सारे दिखने चाहिए अपने को। त्वरण, अरे ऑप्शन के चक्कर में हुआ। चलो ऐसे करो, त्वरण, कृतकार्य, मतलब कार्य, कृतकार्य नहीं, कार्य मान लो आप लोग। और इसके बाद बोल रहा है बल, आवेग। तो 192 क्वेश्चन है। चलो बताओ, ध्यान रखेंगे त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर भी होता है खैर। एक्सेलरेशन का, कृत कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, आवेग का न्यूटन पर सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्लीज रिवाइज, इसे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। चलो मिलान करो, जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट। तो भाई साहब एम्पियर धारा का है ना? वॉट, वोल्ट, कैलोरी। चलो बताओ, कॉमन सेंस से बताओगे कर ले जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कॉमन सेंस से बताओगे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो बताओ, मैंने एक बता दिया, बी का 1 हो गया। बी का 1 किस किस में है? अब बी का 1 सिर्फ पहले में दिख रहा है, देख लो आंसर, आप ऐसे निकाल लो आप। चलो खैर बाकी देखो आप, जूल का क्या हो जाएगा? जूल का होता है सामर्थ्य का, नहीं गलत, जूल होता है कार्य का, बता चुके थे हम आपको। वॉट किसका होता है? वॉट होता है सामर्थ्य का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और कैलोरी ऊष्मा का। रिवाइज, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि नॉट। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं पूछा है आपसे? तो जो नॉट है वो जहाज के चाल की माप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। नॉटिकल माइल क्या है? नौ संचालन में जो दूरी प्रयोग की जाती है वो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंगस्ट्राम क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, गलत बेटा, दूरी की मापन है। प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो दूरी का मापन है ना कहीं समय का मापन नहीं है। तो यही डी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक साइड देखो, आपको फिर से दिए गए कौन किसका मात्रक वगैरह है। चलो बताओ कौन किसका मात्रक वगैरह है, फिर से बताना है। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा का जूल सभी को पता है, दाब का पास्कल सभी को पता है, तरंग दैर्ध्य का भी देख के आएंगे स्टर्म, उच्च वेग का मैक। रिवाइज, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सब में लिखता हुआ चल रहा हूँ, ये पीडीएफ आज आपको दे देंगे, लेकिन प्लीज मेरे साथ आप प्रैक्टिस में बैठोगे तो चीजें याद होती हैं, क्योंकि आपके सामने चीजें निकलती हैं ना बार बार, प्रैक्टिस में आप काम करते हो मेरे साथ। उच्च वेग, मैक, तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम, दाब, पास्कल, ऊर्जा, जूल। वॉट किसका है? कार्य का क्या है? वोल्ट का क्या है ना? वोल्ट किसका है? तो इस तरीके से आपको पता लगना चाहिए, जैसे विभवांतर का वहां पे था, इस तरीके से चीजें पता रहती हैं तो ज्यादा सही रहता है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखें क्या है, 105 का सी, 195 क्वेश्चंस में, वेरी गुड, 195 सी सही है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन में तो 10 की घात -6 मीटर होते हैं।
ये ध्यान रखना। और 10 की घात -4 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात -3 मिलीमीटर होते हैं। इसमें अगर कुछ गलत है तो आप मुझे बताइएगा, हालांकि मुझे यही याद है, अभी यही रिकॉल हो रहा है। बाकी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा इसमें घात क्या लगी, घात लगी नहीं, ऐसे कैसे बता दें हम आपको। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। यहाँ भी देखो 10 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने टाइप कराया तो वहाँ पे मिस्टेक हुई है, हालांकि ये सही है। 10 की घात 6 मीटर, 10 की घात -4 मीटर और 10 की घात -3 मीटर। ठीक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा किया, 10 की घात -6 में 100 से गुणा करो, 10 की घात 2 से, तो 10 की घात -4 बचा कि नहीं बचा। और इसमें 10 की घात -4 में जब गुणा करोगे तो इसलिए, चलो खैर कोई बात नहीं, सही है अपना। ये 197 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है? अरे कौन सा सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है फिर। इसमें से सही नहीं है, डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। हॉर्स पावर, समुद्री मील नौ संचाल में दूरी की भी इकाई सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस मापी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दिस ऑप्शन में से ये डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए 97 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, कल भी इतने ही किए थे, आज भी इतने ही किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तेजी से किया, लेकिन 1 घंटे में आज 100 हुए, तो कल 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे। देखिए कल साइंस की क्लास जो होगी, मैं अभी से बता देता हूँ, जिन्होंने पूरी करी वो रहेंगे। कल जो क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी। पहली चीज, कितने आवर की होगी? 2 आवर की क्लास होगी, 200+ सवाल होंगे, विद एक्सप्लेनेशन होंगे। तो अब आप समझ लीजिए किस लेवल का कंटेंट 1 घंटे में आपको दिया जा रहा है। अभी भी अगर आप उपस्थित नहीं हो रहे हो तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने साथ लापरवाही कर रहे हो। चलिए फिलहाल के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और क्लास में पढ़ने के लिए आते रहिए।